हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। उसके अंदर हमें एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हमें पढ़ना है सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के अंदर भी हमें पढ़ना है स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम चलो डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एपिथेलियम टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिथेलियम भी कह सकते हैं, एपिथेलियम भी कह सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम भी कह सकते हैं, जिसका प्लूरल क्या होता है, प्लूरल होता है एपिथेलिया। क्या होता है, एपिथेलिया। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एपी का मीनिंग होता है अपॉन और थेलिया का मतलब होता है ग्रोथ। यानी जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो अदर टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ एवैस्क्यूलर, एवैस्क्यूलर यानी ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो हम लिखें ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ब्लड वेसल एब्सेंट होते हैं तो उसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन के लिए कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, कनेक्टिव टिश्यू पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, कनेक्टिव टिश्यू पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वो क्या उसे देता है, एपिथेलियल टिश्यू को ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिएंट देता है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एवैस्क्यूलर क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, उसके अंदर ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हो अंदर आ नहीं सकते हैं ब्लड वेसल्स, इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू उसके बेस पे होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो जिससे ब्लड वेसल्स वगैरह पास कर सकते हैं और न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन एपिथेलियल टिश्यू को मिल सकते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एवैस्क्यूलर है और उसे एपिथेलियल क्यों बोला, क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रहती है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बना लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम। तो सबसे पहले हमने ये बना ली बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन बना ले हम। सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर हमें बनाने हैं सेल्स। तो हम बना ले, जो सेल्स होते हैं ना वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ये सेल्स बना लिया हमने। ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। ये इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कैसी होती है, नॉन सेल्यूलर, नॉन सेल्यूलर। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो सेल की बनी हुई नहीं होती है, तो हम क्या कहते हैं, नॉन सेल्यूलर। बोलना नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब सेल के अंदर हम न्यूक्लियस बना ले। तो ये सेल का क्या हो गया, फ्री सरफेस हो गया, फ्री सरफेस। ये क्या हो गया, फ्री सरफेस हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस क्या है, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं वो बहुत कम है। तो हम लिखें वेरी लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस, वेरी लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस, वेरी लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम है,
इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है, तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो हम लिखें इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। क्या प्रेजेंट होगा, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमें लिखना है द सेल्स आर compactly packed with little intercellular मैट्रिक्स या सब्सटेंस बोल सकते हैं। यानी जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, लिटिल यानी कम होता है। क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस कम है तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी कम होगा। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो फ्री सरफेस होता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें मेरे साथ। जो फ्री सरफेस होता है, फ्री सरफेस एपिथेलियल टिश्यू का, वो किसे फेस करता है, तो हम लिखें फेस either body fluid or the outside environment and thus provides a covering or a lining for some part of the body, अब हमें डायग्राम से देखना है। जो फ्री सरफेस होता है वो किससे फेस करता है, वो आइदर बॉडी फ्लूइड को फेस करता है या किसको फेस करता है, एनवायरनमेंट को, आउटसाइड एनवायरनमेंट को। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने ह्यूमन बना दिया, तो उसके ऊपर यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे बाहर की साइड पे, एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो किसको फेस कर रहे हैं, आउटर एनवायरनमेंट को। तो हम लिखें ये कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। और यहाँ पे हम फूड पाइप ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहे हैं, तो हम लिखें किसको फेस कर रहे हैं, फेस बॉडी फ्लूइड्स। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बॉडी फ्लूइड्स को या आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करते हैं। और अब हमें मीनिंग समझना है, लाइनिंग किसे कहते हैं और कवरिंग किसे कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंट है। तो ये आप समझ सकते हो, ये फूड पाइप है। बाहर की जगह जो सेल प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कवरिंग। क्या कहते हैं, कवरिंग। और जो अंदर की तरह सेल प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लाइनिंग। जो अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं वो लाइनिंग बनाते हैं और आउटसाइड सेल जो प्रेजेंट होते हैं वो कवरिंग बनाते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तो हम लिखें एपिथेलियल टिश्यू कितने तरह के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं दो तरह के। सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियम। क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम होता है वो किससे बना हुआ होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से। तो हम लिखें कंपोज्ड ऑफ
composed of single layer of cells, single layer of cells, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ होता है सिंपल एपिथेलियम, और जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो कंपोज्ड ऑफ टू और मोर लेयर ऑफ सेल्स, मोर लेयर ऑफ सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल एपिथेलियम, तो सबसे पहले हम बना लें, ये हमने बना दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर हमने बनाना है सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बनाया, तो वो ये क्या हो गया, सिंपल एपिथेलियम। तो हम लिखें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ये क्या बन गई, सिंपल एपिथेलियम। बेसमेंट मेम्ब्रेन को हमने शॉर्ट में BM लिखा है। तो यहाँ पे सिंगल लेयर प्रेजेंट है, आप देख सकते हो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, और कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम बना दें मल्टी लेयर ऑफ सेल्स बना देते हैं, मल्टी लेयर ऑफ सेल्स बना दें। यहाँ पे मल्टी लेयर ऑफ सेल्स बन गए, तो ये क्या बन गया, मल्टी लेयर। ये हमने बना दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या बन गया, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर्ड बन गया। यहाँ पे हम लिख दें मल्टी लेयर्ड, यानी एक से ज़्यादा, टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा सेल्स के लेयर प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम। क्या कहेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमें फंक्शंस लिखने हैं, तो हम लिखें सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के फंक्शंस लिखने हैं, तो फंक्शंस क्या हैं, लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, फंक्शंस लिखें, लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज। जो बॉडी की कैविटी होती है उसके अंदर क्या करते हैं, लाइनिंग, बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। उसके बाद जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं उसके फंक्शंस होते हैं प्रोटेक्शन, फंक्शन क्या होते हैं, प्रोटेक्शन एंड कवरिंग, तो हम लिखें कवरिंग। और दूसरा होता है प्रोटेक्शन, क्या होता है, प्रोटेक्शन। उसके बाद हमें लिखना है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, जो स्ट्रक्चर होता है सेल्स का वो मॉडिफाइड हो जाता है, तो हम लिखें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स। सिंपल एपिथेलियम को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। सिंपल एपिथेलियम 3 तरह के हो सकते हैं। सिंपल एपिथेलियम सबसे पहले कौन सा होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, तो हम लिखें स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और उसके बाद होता है कॉल्यूमनार एपिथेलियम। तो अब हमें सबसे पहले पढ़ना है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, तो सिंपल यानी सिंगल लेयर होगा, तो हम लिखें सिंगल लेयर होगा। कैसे होते हैं, थिन होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं।
फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, यानी उनकी बाउंड्री इरेगुलर होती है, तो हम लिखें विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। जो बाउंड्रीज होती है सेल्स की वो इरेगुलर होती है, तो हम बना ले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर अच्छे से बना ले। जो बाउंड्रीज होती है वो इरेगुलर्स होती है, और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को हम और पेवमेंट एपिथेलियम भी कह सकते हैं। तो ये हमने बना दिया। ये फ्लैटेंड सेल्स हैं, तो हम लिखें फ्लैटेंड सेल्स, फ्लैटेंड सेल्स। और हम क्या कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं पेवमेंट एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम भी कह सकते हैं। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो हम लिखें फाउंड इन walls of blood vessels, walls of blood vessels, walls of blood vessels। उसके बाद लिखना है एयर सैक ऑफ लंग्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स एंड are involved in functions like forming a diffusion boundaries, forming a diffusion boundaries। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक ऑफ लंग्स एंड इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग डिफ्यूज़न बाउंड्री। उसका फंक्शन क्या है, डिफ्यूज़न बाउंड्री, यानी डिफ्यूज़न यानी किसी भी मॉलिक्यूल को हाई कंसनट्रेशन से उसके लो कंसनट्रेशन पर जाना, जिसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, उसके बाद एयर सैक ऑफ लंग्स, इन दोनों के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखें, एयर सैक ऑफ लंग्स, एयर सैक ऑफ लंग्स। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें पढ़ना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसके सेल्स क्यूब जैसे होते हैं, तो हम लिखें क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या लिखना है हमें, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसकी लेंथ और विड्थ, सेल्स की लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होते हैं। लेंथ और विड्थ कैसे होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो हम लिखें कॉल्यूमिनार एपिथेलियल कौन से हैं, सिंपल सेल हैं, तो सिंगल लेयर होगा, तो हम लिखें कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर के बने हुए होते हैं, क्यूब जैसे होते हैं, तो हम लिखें क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स। उसके बाद उनका मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो हम लिखें मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन मेन फंक्शन होता है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो हम लिखें commonly found in ducts of ducts of glands
and tubular part of and थोड़ा ducts of gland and tubular parts of nephrons in kidney, nephrons in kidneys। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मेन फंक्शन है उनका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनीज। किडनीज के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे हमने बाउमेंस कैप्सूल बना लिया, उसके बाद हमने बना लिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, उसके बाद हमें बनाना है लूप ऑफ हेनले, उसके बाद हमें बनाना है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, और अब हमें बनाना है कलेक्टिंग डक्ट। ये हमने बना दिया कलेक्टिंग डक्ट। आप देख सकते हो, आई होप आपको अच्छे से विजिबल होगा। तो ये हमने क्या बना दिया? ये हमने बना दिया एफरेंट आर्टीरियल, ये एफरेंट आर्टीरियल। तो ये क्या है? बाउमेंस कैप्सूल है, बाउमेंस कैप्सूल। उसके बाद ये पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे ये ट्यूबुलर पार्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी एंड डीसीटी। ओके, तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी। हमने नेफ्रॉन के अंदर देखा एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी of nephron in the kidney has microvilli। क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोविलाई। एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी यहाँ पे हमने जो देखा, ये हमने देखा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोविलाई। तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हमें पढ़ना है कॉल्यूमनार एपिथेलियम। क्या पढ़ना है? कॉल्यूमनार एपिथेलियम। तो फिर कॉल्यूमनार एपिथेलियम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सिंगल लेयर होगा कॉल्यूमनार एपिथेलियम। कैसे सेल्स होंगी? सिंगल लेयर होगा, तो हम लिखें सिंगल लेयर। कैसे होंगे? टॉल एंड स्लेंडर। हम बना लें। सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाना है, उसके बाद सेल्स को हमें कैसा बनाना है? टॉल बनाना है और स्लेंडर बनाना है। तो ये टॉल एंड स्लेंडर हो गई, यानी लेंथ बड़ी है सेल्स की विड्थ के कंपैरिजन में। लेंथ क्या है? बड़ी है एज कंपेयर टू विड्थ। आई होप। और न्यूक्लियस होता है वो कहाँ? बेस पर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस पर प्रेजेंट होता है। तो हम लिखें न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? बेस पर प्रेजेंट है। ये हमने क्या बना दिया? बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी। ये कैसे सेल्स आपको दिखाई देते हैं? कॉलम जैसे। तो हम लिखें कॉलम, थोड़ा अच्छे से लिख दें। कैसे सेल्स दिखाई देते हैं आपको?
कॉलम लाइक, तो हम लिख लें कॉलम लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमें क्या लिखना है, जो न्यूक्लियस होता है वो बेस पर प्रेजेंट होता है, तो हम लिखें टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं। और हमें लिखना है न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई हो सकते हैं, तो हम लिखें फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है कोल्यूमिनार एपिथेलियम, तो हम लिखें फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। किसमें हेल्प करता है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, अगर कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स सीलिया उसके ऊपर प्रेजेंट हो, तो हम लिखें इफ द कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स बियर cilia on their free surface they are called ciliated epithelium। यानी आप ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं और ये कॉल्यूमिनार सेल्स हैं। अगर सीलिया प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या कहते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम। इफ द कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, सीलिया, दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम, उसे हम क्या कहते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखने हैं फंक्शंस। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हमें लिखना है फंक्शंस। सीलिया, क्या फंक्शन होता है सीलिया का, किसी भी पार्टिकल को या म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करवाना। तो हम लिखें फंक्शन मूव पार्टिकल्स और म्यूकस in a specific direction over the epithelial यानी किसी भी म्यूकस या पार्टिकल को स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करवाना, मूव करवाना, ये उसका फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस of hollow organs, inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes। मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर सरफेस
ऑफ हॉलो ऑर्गन के इनर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एपिथेलियल टिश्यू वाला नेक्स्ट पोर्शन जो बचा है वो पढ़ेंगे। आई होप आपको इस लेक्चर में समझ आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। फिर मिलेंगे।